सीएमई ग्रुप के हफ्ते भर में दूसरी बार मार्जिन बढ़ाने से सोने चांदी में शुरुआती दबाव। घरेलू बाजार में सीमित दायरे में कारोबार। एमसीएक्स पर सोना 1,35,000 के करीब, वहीं चांदी 2,35,400 के पास। सुस्त सप्लाई और यूएस क्रूड इन्वेंट्री के आंकड़ों में हल्की बढ़त से कच्चे तेल पर दबाव। ब्रेंट क्रूड $61 के नीचे। घरेलू बाजार में भाव 5,200 के पास। आज सभी मेटल काउंटर में सीमित दायरे में कारोबार। कॉपर वायदा ₹1285 पर, जिंक वायदा 307 और एल्यूमिनियम वायदा ₹296। लेड वायदा की बात करें तो ₹182 के पास। जीरे को छोड़ सभी मसालों में मांग कमजोर। करीब 1.5% की नरमी के साथ हल्दी वायदा ₹17,100 के नीचे। वहीं ऊपरी स्तरों पर कमजोर डिमांड के चलते धनिया वायदा ₹10,400 के पास, जबकि जीरा वायदा में ₹22,400 के ऊपर हो रहा है कामकाज। खाड़ी देशों में कमजोर डिमांड के चलते ग्वार कीमतों पर असर। ग्वारगम वायदा ₹11,500 के नीचे, वहीं ग्वार सीट वायदा ₹6,020 के पास। स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। नए साल में हम पहुंच चुके हैं। नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं और इसी शुभकामना के साथ आज हम मुनाफे की मंडी की शुरुआत करेंगे, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। साथ ही बताएंगे कि आज से जो 2026 शुरू हुआ है, इस साल कौन से बड़े टारगेट्स होने वाले सोने और चांदी के लिए, कौन सी कॉल्स आज देने वाले हैं हमारे गेस्ट। और आज आपको कमोडिटी बाजार का पूरा अपडेट देने के लिए, कमोडिटी बाजार पर चर्चा के लिए हमारे जो मेहमान हैं उनका भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते। तो आज हमारे साथ शो में है टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप दोनों को ही नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए बेहतर रहे। आपको और आपकी पूरी टीम को, ईटी नाउ स्वदेश की टीम से नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए, आज कॉमिक्स पर तो कारोबार नहीं है, लेकिन घरेलू बाजार में एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर सोने में मिक्स दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सुस्त कारोबार कह सकते हैं आज के सेशन में। गोल्ड फिलहाल 1,35,192 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। नए साल में अब हम आ गए हैं और अब यहाँ से आगे की ही बात की जाएगी। तो सबसे पहले मनोज सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सोने के लिए आप नए साल में क्या नए टारगेट्स देख रहे हैं? आगे सोने की चाल यहां से कैसी दिख रही है आपको? हाँ, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो। जहां तक सोने का सवाल है तो गत वर्ष हमने सोने में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखे हैं और न सिर्फ सोना बल्कि दोनों ही प्रीशियस मेटल्स ने काफी बेहतर रिटर्न्स जो है निवेशकों को वर्ष 2025 में दिए हैं। हमारा मानना है कि जो मोमेंटम 2025 में बना है वो 26 में भी यहाँ पे बरकरार रहेगा। यहाँ पे गोल्ड में हमारा मानना है कि 5,000 और $5,500 तक के जो स्तर है वर्ष 2026 में सोने में जरूर देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 1,50,000 से 1,60,000 तक के स्तर वर्ष 2026 के दरमियान देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा प्रीशियस मेटल्स के लिए, लेकिन गोल्ड में यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी सिल्वर के मुकाबले, क्योंकि सिल्वर में वॉलेटिलिटी यहाँ पे पूरे वर्ष के दरमियान काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। उसके कंपैरिजन में गोल्ड एक स्टेबिलिटी यहाँ दिखाता हुआ नजर आएगा और अपनी जो पॉजिटिव मोमेंटम है वर्ष 2026 में भी बरकरार रखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप सोने की बात कर रहे हो। 1,040 से 1,050 तक के अच्छे लेवल्स सोने में एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा बुलिश नज़रिया सोने पर नज़र आ रहा है, क्योंकि चांदी में काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर आगे आती हुई नज़र आ रही है। भूपेश जी, आपकी क्या राय होगी जिस तरह से इतने सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं फिर से, और उम्मीद भी है कि आगे फेड यहाँ पर रेट कट कर सकता है। उन सभी तमाम मुद्दों के चलते हुए सोने में आगे के क्या टारगेट्स होंगे और कौन सी बड़ी रैली आप यहां से देख रहे हैं आगे इस साल के लिए? जी नमस्कार और सभी दर्शकों को और आपको नए साल की शुभकामनाएं। मुझे सोने के बाजार में एक रेंज बाउंड बाजार समझ आता है आने वाले साल के लिए, क्योंकि एक एसेट क्लास एज ए एसेट क्लास
सोने ने एक अच्छी पिछले 2 साल में रैली दिखाई है। और ये जो रैली आई है तो सामान्यतः मुझे लगता है कि जो एफआईआईज या बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सोने से निकलकर कहीं किसी दूसरे एसेट क्लास में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो एक सोने में मॉडरेट रिटर्न संभावित रहेगा, जो कि अभी जैसे करंट भाव पर सोना 4330 के आसपास है इंटरनेशनल, तो यहाँ से बाजार अपसाइड में 4650, 4750 और नीचे की बात करें तो नीचे में 4050 और 3850 तक के लेवल संभावित रहेंगे। वहीं अगर चांदी चांदी की बात करें तो चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी कंपेरेटिव टू गोल्ड, और चांदी की जो संभावना रहेगी वो नीचे में बात करें तो 192 172 के आसपास रहेगी लेवल्स, और अपसाइड की बात करें तो 2,52,000 2,75,000 तक के संभावित रहेंगे। तो कुल मिलाकर बाजारों में लोअर बैंड पर खरीदारी की सलाह ही रहेगी। जो लोग विशेषकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों को बाजार में खरीदारी करनी चाहिए लोअर बैंड पर जब भी बाजार मिलते हैं। जी ठीक है, चांदी सोने चांदी को लेकर आपने टारगेट्स भी सुझा दिए, लेकिन देखिए एक यहाँ पर खबर है, सीएमई ग्रुप ने सिल्वर और गोल्ड फ्यूचर्स के मार्जिन यहाँ पर बढ़ा दिए हैं और ये हफ्ते में दूसरी बार है। मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन यहाँ पर $22,000 से बढ़ाकर $25,000 का इन्होंने कर दिया है। महीने की शुरुआत में मार्जिन करीब $20,000 तक था और 12 दिसंबर को पहले ही 10% की बढ़ोतरी एक बार हो चुकी है। कुल मिलाकर 25% की यहाँ पर एक बड़ी बढ़ोतरी होती हुई नजर आई और ये मार्जिन्स अब नए साल में हम देख रहे हैं सोमवार से लागू होंगे और कीमतों में भारी उतार चढ़ाव की वजह से मार्जिन में दूसरी बार बढ़ोतरी का ये फैसला ग्रुप की तरफ से लिया गया। इस खबर के बाद किस तरह से आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दूसरी बार है, इसका कितना इम्पैक्ट हमें सोने और चांदी में आते हुए दिखेगा मनोज सर? देखिए यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि एक रेगुलर प्रोसेस होता है रिस्क मैनेजमेंट का, और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक्सचेंजेस और रेगुलेटर जो है समय समय पे कदम उठाते हैं। जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे प्रीशियस मेटल्स में देखी है, और ना सिर्फ प्रीशियस मेटल्स बल्कि हमने इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है, तो उसी के मद्देनजर यहाँ पे जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और जो भारतीय एक्सचेंजेस है वो यहाँ पे मार्जिन को लगातार रिव्यू कर रहे हैं, ताकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो वहां पे इंश्योर हो सके और कोई भी यहाँ पे जो ट्रेड है वहां पे कोई डिफॉल्ट ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि जो मार्जिन है वहां पे बढ़ोतरी की जा रही है, और अगर यहाँ पे आने वाले समय में वॉलेटिलिटी जो है वो फिर से स्क्वीज होती है, तो फिर से यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेगुलेटर्स यहाँ पे एडिशनल मार्जिन इम्पोज कर रहे हैं वहां पे फिर से जो है मार्जिन में कटौती भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक मार्केट का रेगुलर प्रोसेस है। जब कोई बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है तो समय समय पे एक्सचेंजेस और रेगुलेटर इस तरह के कदम उठाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आगे अगर यहाँ पे वॉलेटिलिटी आने वाले समय में कम होती है तो ये मार्जिन वहां पे फिर से एक बार निकल भी सकते हैं। ठीक है, समय समय पर रेगुलेटरी इस तरह के एक्शन लेती है जब ज़्यादा वॉलेटिलिटी उन्हें मार्केट में नज़र आती है। सोने चांदी पर हमने बात की, लेकिन बेस मेटल्स में देखिए आज जो सीमित दायरे में कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं, साल का पहला दिन है और देखिए यहाँ पर अगर कॉपर की बात करें तो अच्छे इस साल काफ़ी बढ़िया रिटर्न यहाँ पर कॉपर ने दिए हैं और आज के सेशन में 1285 पर हल्की गिरावट के साथ लगभग फ्लैट कारोबार करता हुआ। एल्यूमिनियम में भी फ्लैट कारोबार हो रहा है, जो लेवल है 296-300 रुपये के आसपास एल्यूमिनियम में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। जिंक के भाव 307 रुपये के आसपास है और निकल में करीब %0.5 के आसपास की गिरावट है, 1599-1600 के आसपास ये कारोबार करता हुआ। भूपेश जी, बेस मेटल्स को देखकर क्या लगता है, जितने अच्छे रिटर्न कॉपर ने लास्ट ईयर 2025 में दिए हैं, आगे भी ये रैली कंटिन्यू करेगी या फिर एल्यूमिनियम भी आपको यहाँ से पसंद आ रहा है? यहाँ पर भी कुछ कॉल बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल किस तरह से आप बेस मेटल्स में देख रहे हैं और आप कहाँ पर आज दाव लगाना चाहेंगे? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, क्या पसंद है आपकी? जी, अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तकरीबन 34.5% का रिटर्न कॉपर ने दिया है, जो कि हिस्टोरिकली काफी बड़ा रिटर्न है। इतना अभी तक की हिस्ट्री में एक क्वार्टर में इतना रिटर्न कभी भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि बाजार में एक कूल ऑफ आना चाहिए, डाउनफॉल, जिसमें के भाव तकरीबन 1077 से लेकर 1030 के आसपास अगर मिलते हैं या 1150 में भी मिलते हैं तो एटलीस्ट वहां पर इन्वेस्टिंग की सलाह रहेगी।
ऊपर के भाव में कॉपर या कहें कि सिल्वर या एल्युमिनियम या कोई भी जो इंडस्ट्री की मेटल्स हैं उनमें एक बार खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। और नीचे में जब भी बाजार मिलता है तब यहाँ पर खरीदारी की संभावना रहेगी। मुझे अभी भी जो सबसे अच्छा मेटल लगता है वो कॉपर लगता है। कॉपर में जब भी बाजार 1150 के आसपास मिलता है तो यहाँ इन्वेस्टिंग की सलाह रहेगी। अगर दूसरी अन्य मेटल्स की बात करें तो अन्य मेटल्स में मुझे एल्युमिनियम का बाजार भी काफी अच्छा लगता है। एल्युमिनियम का बाजार मुझे संभावित आने वाले क्वार्टर में काफी अच्छी मूवमेंट समझ आती है। नीचे में 274 275 के आसपास मिलता है तो वहां खरीदारी करें। अपसाइड में 325 330 के लेवल्स इनिशियली रहेंगे और अगर 330 के ऊपर निकलता है तो बाजार में एक नई रैली की संभावना रहेगी। आने वाले 2026 में मुझे लगता है कि बेस मेटल्स का साल संभावित हो सकता है, तो इसलिए एक बार नीचे में खरीदारी की सलाह रहेगी। जी ठीक है, नीचे में खरीदारी की सलाह। और यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम पर आपने अपनी राय दी है, लेवल्स भी बताए हैं और आने वाला साल बेस मेटल्स का हो सकता है। मनोज सर, आपको क्या लगता है? देखिए 2025 में हमने अच्छी चमक देखी है मेटल काउंटर्स में। कॉपर की बात करें तो 60% तक के रिटर्न 25 में मिले हैं, एल्यूमिनियम ने 25% के रिटर्न दिए हैं, जिंक 12% के रिटर्न के साथ यहाँ पर रही, लेकिन कॉपर टॉप पर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ये काउंटर अभी भी आगे इसी तरह की रैली कंटिन्यू करेगा या अभी ओवरबोट जोन में चला गया है? किस तरह की रणनीति बनाई जाए? और अगले 2-3 महीने की हम बात करेंगे क्योंकि नया साल है, लोग टारगेट लेकर चलते हैं, उन्हें निवेशकों को समझना होता है कि 2 से 3 महीने में किस तरह की चाल यहाँ पर नजर आएगी। तो एक बार आप लेवल्स भी बताइएगा जहां भी आपकी कॉल बनती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 2 सप्ताह के लिए कारोबार करना हो तो 1266 एक अच्छा लेवल होगा, वहां पे बाय कर सकते हैं 1240 के स्टॉप लॉस से 1310 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल मेटल्स यहाँ पे काफी बेहतर करते हुए नजर आएंगे और उसकी एक झलक हमने अभी देखी भी है कि जिस तरह से जो चाइनीज स्टिमुलस के बाद चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही जो यूरोपियन इकोनॉमी है वो भी रिवाइवल की तरफ है। फेड ने 3 रेट कट किए हैं। वर्ष 2026 में भी वहां से 2 से 3 रेट कट की संभावनाएं जो है वो नजर आती है। डॉलर इंडेक्स में हमने पिछले साल 10% के लगभग की गिरावट देखी और वर्ष 2026 में भी वहां पे फर्दर गिरावट की संभावनाएं नजर आती है। तो ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स के चलते हमारा मानना है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स वर्ष 2026 में भी बेहतर करेंगे। कॉपर निश्चित रूप से यहाँ पे लीड करेगा और हमने जो वर्ष 2025 में कॉपर में जो रिटर्न्स बनते हुए देखे हैं उतने तो नहीं, लेकिन एक मॉडरेट रिटर्न्स यहाँ पे वर्ष 2026 में भी देखने को मिलेंगे। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की कीमतें LME $16,000 तक के स्तर जो है वर्ष 2026 के दरमियान दिखा सकती है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में बात करें तो यहाँ पे 1600 तक के जो स्तर है वो वर्ष 2026 में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड जो कमोडिटी रहेगी वो एल्यूमिनियम रहेगी। वहां पे भी हमारा मानना है कि 3,450 से $3,500 तक के स्तर जो है LME में देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 350 तक के स्तर बन सकते हैं। निकल वहां पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस वर्ष 2026 में दिखा सकता है। अभी हमने एक अच्छी रैली यहाँ पे वर्ष के आखिरी जो है तिमाही में देखी है, तो वर्ष 2026 में यहाँ पे निकल में भी काफी अपसाइड की पोटेंशियल नजर आती है और LME पर कीमतें हमारा मानना है कि $20,000 के स्तर को यहाँ पे वर्ष 2026 के दरमियान टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2000 तक के स्तर वहां भी बन सकते हैं। जिंक यहाँ पे मॉडरेट रिटर्न ही देता हुआ नजर आएगा और वहां पे ऊपर में 340 350 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। LME की अगर हम बात करें तो वहां पे 3,400 से $3,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल के लिए वर्ष 2026 भी बेहतर रहने की संभावनाएं हैं और जो कॉपर की चमक वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही में हमने देखी है, हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में भी वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल, तो मनोज सर ने भी काफ़ी सारे टारगेट्स दिए हैं और देखिए लगता है कि आगे जो ईयर आने वाला है, जो अगला साल हमारा होने वाला है, वो बेस मेटल्स का ही होगा। कॉपर के लिए वो देख रहे हैं कि देखिए 2025 जैसे रिटर्न तो यहाँ पर मिलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट ग्रोथ नज़र आएगी। 1600 तक के लेवल्स यहाँ पर मनोज सर ने सुझाए हैं कॉपर में मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम में आप देख सकेंगे 3,450 से 3,500 तक के लेवल्स यहाँ पर भी दिखेंगे। निकल अच्छा करता हुआ दिखेगा, 2000 का टारगेट यहां पर निकल के लिए रख रहे हैं और जिंक थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा कंपैरेटिव टू कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक निकल।
तो 340 से 350 के टारगेट जिंक पर भी मिलेंगे। चलिए, बेस मेटल्स की बात हो गई, लेकिन कच्चे तेल पर भी एक राय ले लेते हैं। देखिए, लगातार कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि एक वॉलिटिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने काफ़ी वॉलेटाइल कच्चे तेल को देखा है और इस साल 20% तक गिरा है। कोई रिटर्न यहाँ पर कच्चे तेल ने इस साल नहीं दिए हैं, क्योंकि ओपेक प्लस ने आउटपुट बढ़ा दिया है। ओवर सप्लाई का कंसर्न, रशिया, यूक्रेन, यूएस, वेनेजुएला, काफ़ी सारे टेंशन्स यहाँ पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर कच्चे तेल में नज़र आ रहा है। ब्रेंट का भाव देखिए तो कॉमिक्स पर आज तो नहीं है, लेकिन $60-61 के दायरे पर ही ब्रेंट यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। भूपेश जी, कच्चे तेल को लेकर क्या रणनीति बनाना चाहिए, क्योंकि इस साल तो कोई रिटर्न यहाँ पर नहीं दिए। क्या आने वाले साल में आपको लग रहा है अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे? ये अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में मेरे को बाजार में एक अच्छा रिटर्न आते हुए संभावित लगता है। बाजार नीचे में 46-47 एक बेस बना सकता है। कहीं ना कहीं कोई इस तरीके की खबर आती है ज्यादा सप्लाई की। वैसे तो उस तरीके की कोई अभी संभावित खबर नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं प्राइसेस की बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जब विशेषकर गिरावट होती है तो गिरावट के बाजारों में बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वही कमोडिटी है जो कोविड में जीरो भी के नीचे चली गई थी। ऊपर की बात करें तो बाजार मुझे लगता है कि 57 वाला बाजार अपसाइड में 79 और 82 तक बहुत इजीली समझ आता है। तो कहीं ना कहीं 50 के आसपास, 51 के आसपास इसमें बड़ा अच्छा एक बेस बना हुआ है पिछले कई सालों का। और बाजार में 2025, 2024 और 2023 तीनों के तीनों सालों में बाजारों ने कोई रिटर्न नहीं दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल 2026 में क्रूड ऑयल का बाजार काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे इस साल? उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कच्चा तेल अच्छी परफॉर्मेंस करे। मनोज सर, आपको क्या लगता है 2-3 साल में कोई रिटर्न कच्चे तेल में नजर नहीं आए? सुस्त कारोबार यहाँ से दिख रहा है और काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहती है। जब जब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आते हैं, उसकी वजह से काफ़ी वॉलेटाइल हम देखते हैं। यूएस क्रूड इन्वेंट्री के आंकड़ों में भी हल्की बढ़त से थोड़ा कच्चे तेल पर दबाव नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड को हम देख रहे हैं $60-61 के दायरे में कारोबार कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि इस साल हम कच्चे तेल में थोड़ी तेजी देखेंगे, या फिर कोई कंसर्न फिर से बनता है तो ये वॉलेटिलिटी आगे भी जारी रहेगी? मेरा मानना है कि एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कच्चे तेल ने वर्ष 2025 के दरमियान दिखाया है और वर्ष 2026 में ये एक टर्न अराउंड वाली कमोडिटी साबित हो सकती है कमोडिटी मार्केट के लिए। हमने सप्लाई ग्लट की जो सिचुएशन है वर्ष 2025 में देखी थी, जिस तरह से ओपेक प्लस की तरफ से वहां लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी की गई थी। साथ ही यहाँ पे जो काफी सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे, रशिया का जो चीप ऑयल जो है वो स्पेशली एशियन कॉन्टिनेंट में जो है सप्लाई होता हुआ नजर आया था। हमारा मानना है कि ये काफी सारी चीजें जो है वर्ष 2026 में ईज आउट होती हुई नजर आएगी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस मध्य पूर्व में बरकरार रह सकते हैं, जिस तरह से हम फिर से एक बार ईरान, यूएस, इजराइल और सऊदी अरेबिया और यमेन के बीच में यहाँ पे जो तनाव देख रहे हैं, तो वर्ष 2026 में भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहेंगे, स्पेशली मध्य पूर्व में। तो उसके चलते एक टर्न अराउंड यहाँ पे कच्चे तेल में निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि 50 से $48 WTI के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में, और कीमतें फिर एक बार वहां पे 72 से $80 तक के जो स्तर है वो वर्ष 2026 के दरमियान टेस्ट कर सकती है। तो भारतीय बाजारों में भी उस लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 5050 से 4900 का जो दायरा होगा वो बाइंग के लिहाज से काफी बेहतर होगा। 4700 के नीचे के स्टॉप लॉस प्लेस करके पूरे साल के लिए ऊपर में 5700 6000 तक के भी टारगेट वहां पे रख करके चल सकते हैं। हमारा मानना है कि एक बेहतर टर्न अराउंड वाली कमोडिटी कच्चा तेल वर्ष 2026 में साबित हो सकती है। ठीक है, दोनों ही मेहमानों ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर बुलिश नज़रिया कच्चे तेल पर दिया है। मनोज सर को लगता है कि 4700 के एक एसएल के साथ आप कच्चे तेल में खरीदारी करिए। 5700 या फिर 6000 तक के अच्छे टारगेट्स आपको इस साल कच्चे तेल में मिल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे एग्री बाजार की। 2026 को लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह के रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स ले लेते हैं हमारे सहयोगी विशु मोहन से। जी विशु मोहन, बताइए 2026 के लिए कमोडिटी का क्या आउटलुक है आपके पास?
कमोडिटी में सुपर साइकिल का दौर चल रहा है। कुछ चंद कमोडिटीज को छोड़ दे तो ज्यादातर कमोडिटीज में यहाँ पे स्ट्रांग रैली दिख रही है। हमने देखा है कि कोविड के बाद से ही जो रैली कमोडिटी में शुरू हुई थी, एक एक करके वो चर्निंग पूरे सेक्टर में देखने को मिल रही है। एनर्जी के बाद इस बार 2025 में हमने देखा बुलियन में एक जबरदस्त तेजी थी, 80% से ज्यादा की तेजी सोने में आई, 180% से ज्यादा की तेजी चांदी में। तो ये सबसे टॉप परफॉर्मर एसेट क्लास की लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पे थे। उसके बाद इस लिस्ट में कॉपर का नाम आता है। कॉपर की अगर बात करें तो इस साल करीब करीब घरेलू बाजार में 60% की तेजी आई है। जिंक की बात करें तो 12% से ज्यादा की तेजी। एल्युमिनियम की बात करें तो 2025 में करीब करीब 25% की तेजी यहां पर आई है। तो सारे मेटल चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ लेड की बात करें तो लेड में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखा है, लेकिन लेड में भी ठीक ठाक तेजी थी। यहां पर भी 2025 में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। लेकिन नेचुरल गैस में भी अब वापस से खरीदारी लौट रही है और 21% से ज्यादा की तेजी 2025 में हमने एनजी में देख चुके हैं और कहा जा रहा है कि सीजनल डिमांड का फैक्टर आगे भी जारी रहेगा और एनजी की तेजी 2026 में भी जारी रह सकती है। लेकिन एकमात्र काउंटर एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी 2025 में जिस तरह से ओवर सप्लाइड मार्केट है उसका दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है और क्रूड में यहां पर 15% की गिरावट 2025 में दिखी है। लेकिन 2026 में जाकर कहा जा रहा है कि भले ही मार्केट में ओवर सप्लाइड हो, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न वापस से इमर्ज हो रहे हैं उसका फायदा यहां पर क्रूड को मिलेगा। तो नॉन एग्री में आप क्रूड को छोड़ दे तो सारे ही काउंटर यहां पर जबरदस्त तेजी में है और जो लीडर है वो चांदी है, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चरल डेफिसिट का मार्केट है। लगातार 2026 में छठा साल होगा जहां पर सप्लाई के मुकाबले यहां पर डिमांड काफी ज्यादा है। उसका फायदा यहां पर चांदी को लगातार मिल रहा है और 2026 में भी मिल सकता है। ये तो बात हुई नॉन एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट की बात करते हैं कि एग्री मार्केट के लिए 2025 कैसा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर है धनिया है, जहां पे अच्छी तेजी मिली है। करीब करीब 28% से ज्यादा की तेजी धनिया में 2025 में देखने को मिली है। तो स्पाइसेस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मर कोई रहा है तो वो है धनिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हल्दी, जहां पर करीब 18% से ज्यादा की तेजी हल्दी में दिखी है। लेकिन स्पाइसेस में ही जीरा एक कमजोर काउंटर रहा है 2025 का, यहां पर 7% की गिरावट दिखी है। धनिया में कहा जा रहा है कि इस बार कैरी ओवर स्टॉक बिल्कुल कम रहने वाला है और धीरे धीरे पिछले 2 साल का जो कैरी ओवर स्टॉक था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इस बार की सोइंग के नंबर भी कम रहने वाले हैं। लेकिन जीरा पिछले साल बम्पर क्रॉप थी, उसके बाद पिछले सीजन का इस साल भी खेती हालांकि कम जरूर हुई है, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक का दबाव रहेगा। हल्दी को लेकर कहा जा रहा है कि हल्दी में इस बार खेती तो अच्छी हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से बारिश हुई थी उससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तो धनिया और हल्दी ये काफी मजबूत थे और जीरा ने 2025 में निराश किया है। अब बात करते हैं ग्वारसीड ग्वारगम। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इन दोनों ही काउंटर में एक जबरदस्त तेजी लौटी है और 13% से ज्यादा की तेजी 2025 में। आखिरी कुछ दिनों में दिसंबर में आकर ग्वारगम में एक ब्रेकआउट दिखा और एक बड़ी तेजी आई। ग्वारसीड में बात करें 2025 में तो 9% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। कुछ और काउंटर में बात करें तो कपास की और कॉटन सीड ऑयल केक की, तो यहां पर हल्की तेजी, लेकिन कॉटन केक में 16% से ज्यादा की तेजी 2025 में और यहां पर करीब 5% की तेजी कपास में देखने को मिली है। इसके अलावा मेंथा और कैस्टर दो आखिरी काउंटर है एग्री मार्केट में, जहां पर 5% के आसपास की तेजी 2025 में दिखी है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जीरा को छोड़ दे तो सारे ही काउंटर एग्री में भी पॉजिटिव साइड में दिखे हैं, सब में ठीक ठाक तेजी दिखी है। और नॉन एग्री मार्केट में क्रूड ऑयल को छोड़ दे तो 2025 में सारे ही नॉन एग्री मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली है।